नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन युगांडा में संपन्न हुआ। हाल ही में युगांडा की राजधानी कंपाला में G77 प्लस चीन के तीसरे साउथ सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जातियों के बीच योजनाओं के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित की। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल के अनुसार दक्षिण एशिया में जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाने में कमी देखी गई है। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज की पहली मुख्य खबर है कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे उनके बिजली उपभोग बिल में कमी आएगी। साथ ही अधिशेष बिजली उत्पादन से उनके लिए अतिरिक्त आय का सृजन होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम का भी समर्थन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसके अलावा योजना के तहत एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। चलिए अब समझते हैं कि यह ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम क्या है। इसमें 2026 तक 40,000 मेगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 11 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके दूसरे चरण की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसमें वित्त पोषण 2 घटकों के अधीन प्रदान किया जाता है। पहले घटक ए के अंतर्गत आवासीय विद्युत उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान की जाती है और दूसरे घटक बी के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रोग्राम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। आइए अब जानते हैं कि यह सोलर रूफटॉप प्रणाली क्या होती है। सोलर रूफटॉप प्रणाली के तहत सौर मॉड्यूल, सौर इन्वर्टर और अन्य विद्युत घटक जैसे मीटर, केबल आदि शामिल होते हैं। आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और संबद्ध विद्युत उपकरण स्थापित किए जाते हैं। ये पावर ग्रिड से भी जुड़े होते हैं। उन्हें ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन युगांडा में संपन्न हुआ। इस वर्ष का नाम शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि विषय पर केंद्रित था। नाम का गठन शीत युद्ध के दौरान देशों के एक संगठन के रूप में किया गया था। इन देशों का संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था। इसकी उत्पत्ति 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन से मानी जाती है। 1961 में पहला नाम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेलग्रेड वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है। बांडुंग के 10 सिद्धांतों को इसके लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। इन सिद्धांतों में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, सभी नस्लों को समान मानना, देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना शामिल है। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर और क्वामे नक्रूमा जैसे नेताओं के नेतृत्व में इसने विऔपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है। नाम की वर्तमान में प्रासंगिकता की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने शीत युद्ध के दौर की प्रतिद्वंद्विता को फिर से सक्रिय किया है। प्रतिद्वंद्विता का ऐसा ही दौर नाम की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार था। ये तीसरी दुनिया के देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करने और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और एशिया में चीन की आधिपत्य संबंधी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नाम भारत को महाद्वीप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करता है। आइए बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की। हाल ही में युगांडा की राजधानी कंपाला में G77 प्लस चीन के तीसरे साउथ सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। हम खबर को विस्तार से समझें उससे पहले ग्रुप ऑफ 77 अर्थात G77 के बारे में जान लेते हैं। इसे 1964 में जिनेवा में अंगटाड के पहले सत्र के दौरान 77 विकासशील देशों ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना के लिए 77 विकासशील देशों के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में इसके भारत सहित 134 देश सदस्य हैं। ये 80% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर इसके महत्व की बात करें तो यह ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। आइए अब खबर पर वापस लौटते हैं। G77 प्लस चीन के तीसरे साउथ सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वैश्विक गवर्नेंस में सुधार का आग्रह किया। वैश्विक गवर्नेंस से आशय संस्थानों, नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कूटनीति, व्यापार, वित्त, प्रवासन व जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का प्रबंधन करने से है। चलिए अब समझते हैं कि वैश्विक गवर्नेंस में सुधार की आवश्यकता क्यों है। सबसे बड़ी आवश्यकता है पुरानी होती अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना या सदस्यता प्रणाली आज के विश्व की वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 5 स्थायी सदस्यों को किसी भी संकल्प को वीटो करने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरी आवश्यकता है वित्तीय समावेशिता। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विकासशील देशों के आर्थिक संकट के लिए वैश्विक सुरक्षा नेट या समाधान प्रदान करने में विफल रही हैं। इन संस्थाओं को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही विश्वास का मुद्दा भी सुधार की एक आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की बहुसंख्यक आबादी का बहुपक्षवाद पर से विश्वास उठ रहा है। राष्ट्रीय सरकारें बहुपक्षवाद के बदले द्विपक्षवाद और प्यूरिलैटरल समूहों को अधिक प्राथमिकता दे रही हैं। इससे वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकियां भी बढ़ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, सेमीकंडक्टर जैसी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अलग अलग देशों के बीच सहयोग और वैश्विक गवर्नेंस सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही नए वैश्विक मुद्दों जैसे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, मैक्रो इकोनॉमिक अस्थिरता और साइबर सुरक्षा जैसी समस्याओं का केवल सामूहिक प्रयास से ही समाधान किया जा सकता है। वैश्विक गवर्नेंस में सुधार के लिए अभी तक कुछ पहले भी शुरू की गई हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किया है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति के लिए नया एजेंडा अपनाया था। इसका उद्देश्य कई समकालीन चुनौतियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानना है। विश्वास, एकजुटता और सार्वभौमिकता इस एजेंडा के कोर सिद्धांत हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जातियों के बीच योजनाओं के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समिति गठन की। यह समिति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है और देश भर की 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच लाभों और पहलों के उचित वितरण के लिए एक पद्धति तैयार करेगी। हाल के वर्षों में कई जातियों को एससी सूची में शामिल किया गया है। सूची में जातियों की संख्या अधिक होने से वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही ये समिति आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार नहीं करेगी। हालांकि एससीज के उपवर्गीकरण की मांग के बीच इस समिति का गठन अपने आप में महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस बात पर सुनवाई करेगी कि क्या राज्यों के पास एससीज को अलग अलग उपवर्गों में वर्गीकृत करने की शक्ति है या नहीं। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और एससीज के उपवर्गीकरण पर न्यायालय के निर्णय पर एक नजर डालते हैं। ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य द्वारा एससीज का उपवर्गीकरण संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु एससी समुदायों की सूची बनाने की शक्ति देता है। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद 2020। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पहले से अधिसूचित एससीज या एसटीज की सूचियों में लाभ वितरण की मात्रा पर निर्णय लेना एससीज या एसटीज की सूचियों के साथ छेड़छाड़ नहीं है। राज्य इस मामले में निर्णय ले सकता है। जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018। सुप्रीम कोर्ट ने एससीज के भीतर भी पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को अपनाने को सही ठहराया था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पहले से ही राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे उन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं जिनका रोजगार में प्रतिनिधित्व कम है। चलिए अब बात करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय भारत में अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में किया गया है। यह संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करता है। यह सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय मंत्रालय को अपनी अलग अलग योजनाओं की संस्थागत सोशल ऑडिट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह सोशल ऑडिट इकाइयों के सामाजिक न्याय सेल के सदस्यों के क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देगा। न्यूज़ को और बेहतर रूप से समझने के लिए सोशल ऑडिट के बारे में जानना आवश्यक है।
यह सरकार के किसी कार्यक्रम या योजना की परीक्षण और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। योजना की सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी से की जाती है। इसके तहत योजना के कार्यान्वयन पर सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक जमीनी हकीकतों की तुलना की जाती है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स आदि सोशल ऑडिट के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सोशल ऑडिट को लागू करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। जैसे केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जैसे कई मुख्य कार्यक्रमों के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट की स्थापना की है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर समर्पित सोशल ऑडिट इकाइयों के माध्यम से सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना है। मेघालय सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगर सोशल ऑडिट के महत्व की बात करें तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। साथ ही जमीनी स्तर पर संस्थानों को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन हितधारकों के बीच जागरूकता का अभाव, कार्यान्वयन एजेंसियों का सोशल ऑडिट के प्रति उदासीन रवैया सोशल ऑडिट के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल के अनुसार दक्षिण एशिया में जलवायु स्मार्ट कृषि CSA को अपनाने में कमी देखी गई है। CSA कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो CSA उत्पादकता बढ़ाती है क्योंकि इसमें परिशुद्ध कृषि, स्मार्ट फसलें जैसी तकनीकें अपनाई जाती हैं। यह जलवायु परिवर्तन सहिष्णु कृषि को बढ़ावा भी देती है, जैसे कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि और कृषि वानिकी। साथ ही ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करती है। खेत को बगैर जोते कृषि, पर्माकल्चर, जैविक खेती इसके कुछ उदाहरण हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्माकल्चर सतत कृषि का एक रूप है। CSA के काफी फायदे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके CSA को कम अपनाया जा रहा है। चलिए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। पहला है कमजोर संगठनात्मक क्षमताएं, तकनीकी सलाह जैसी कृषि विस्तार सेवाओं तक पहुंच का अभाव और ग्रामीण बाजारों से पूरी तरह नहीं जुड़ना। दूसरा है अपर्याप्त लक्षित प्रोत्साहन, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की तुलना में CSA तकनीकों को अपनाने में कम प्रोत्साहन दिया जाता है। तीसरा मुख्य कारण है CSA अपनाने के बाद आगे की कार्रवाई में रुचि नहीं लेना। CSA तकनीक को अपनाने के बाद उसके प्रभाव के मूल्यांकन और निगरानी को कम प्राथमिकता दी जाती है। चौथा कारण है सूचना प्रसार में असमानताएं। अधिक संपत्ति और अधिक सामाजिक नेटवर्क वाले किसानों को ही अक्सर CSA के डिमॉन्स्ट्रेशन व प्रोविजनिंग के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संपर्क कराया जाता है तथा स्थानीय रूप से उपयुक्त जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने का मूल्यांकन किया जाता है। इन समस्याओं से निपटते हुए CSA को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, उन तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, क्षमता निर्माण। ऐसा अधिकारियों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जागरूकता, उन्हें प्रशिक्षण आदि के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा तरीका है किसानों को प्रोत्साहन। मौजूदा पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए। तीसरा है सहयोगात्मक दृष्टिकोण। खाद्य और कृषि संगठन के यूथ फॉर ग्रीन एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जैसी पहल को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय साझेदारी निर्मित करनी चाहिए। इसके कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे कि निजी पूंजी निवेश और सूक्ष्म स्तरीय नीतियों को बढ़ावा देना। भारत में CSA के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशनों में से एक है। दूसरी पहल है जलवायु लोचशील कृषि में राष्ट्रीय नवाचार। तीसरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और चौथी पहल है परंपरागत कृषि विकास योजना। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है नाइजीरिया। इस देश की राजधानी है अबुजा। भारत के विदेश मंत्री ने भारत और नाइजीरिया के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नाइजीरिया देश की प्रादेशिक सीमाएं उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून तथा पश्चिम में बेनिन से लगती हैं और समुद्री सीमाएं दक्षिण में अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी से लगती हैं। अब बात करते हैं नाइजीरिया देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में।
यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कैमरूनियन हाईलैंड्स है और उच्चतम बिंदु है चब्बलवड्डी। वहीं नाइजर, बेनू, कडूना आदि इस देश की प्रमुख नदियां हैं। आइए बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। राष्ट्रपति ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों अर्थात वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा एवं खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ओडिशा सरकार ने राज्यों में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु से कुम्की हाथी भेजने का अनुरोध किया है। कुम्की प्रशिक्षित कैप्टिव हाथी होते हैं। इन्हें उत्पाती जंगली हाथियों को काबू में करने, बचाने और शांत रखने में इस्तेमाल किया जाता है। खंजर अभ्यास और साइक्लोन अभ्यास भी चर्चा में रहे। भारत किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल ने हिमाचल प्रदेश में खंजर अभ्यास शुरू किया। भारत मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास का दूसरा संस्करण मिस्र में आरंभ हुआ। रूस ने यूक्रेन पर बाल्टिक सागर में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह के गैस टर्मिनल पर हमला करने का आरोप लगाया है। बाल्टिक सागर स्वीडन, फिनलैंड और मध्य यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे नवीन सागर है। साथ ही बाल्टिक सागर दुनिया में लवणीय जल के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार तेल और गैस ब्लॉक्स के प्रस्तावित अन्वेषण व विकास से वेज बैंक इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ सकता है। इन ब्लॉक्स का अन्वेषण हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत किया जाएगा। यह इकोसिस्टम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में केप कोमोरिन के दक्षिण में स्थित है। जापानी अंतरिक्ष यान स्लिम अर्थात स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इससे जापान चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। जापान ने लैंडिंग के लिए पिन पॉइंट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस तकनीक के तहत लक्षित लैंडिंग साइट के 100 मीटर के दायरे में यान की लैंडिंग कराई जा सकती है। कैमरून विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मोस्क्विरिक्स को शामिल किया है। मोस्क्विरिक्स बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी और हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन से निर्मित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भू परिदृश्य अर्थात लैंडस्केप आधारित पारिस्थितिक पुनर्बहाली मॉडल अपना रहा है। यह अपनी तरह का पहला लैंडस्केप मॉडल है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इस उद्यान का नाम कांगेर घाटी के नाम पर रखा गया है। यह साल वनों की दक्षिणी सीमा और सागौन वनों की उत्तरी सीमा के ट्रांजिशन क्षेत्र में स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।